दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है गॉक। दोस्तों गॉक का मतलब होता है कि किसी को घूर कर देखना या फिर टकटकी लगा कर देखना, हैरानी से घूरना किसी को, या फिर इसका एक और मीनिंग ये भी होता है कि भोला भाला सा कोई आदमी, कोई मूर्ख आदमी, एक तरीके से जिसे हम बेतुका कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं होता, ऐसा कोई मनुष्य है तो उससे भी हम जो है वो गॉक कह सकते हैं। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। दोस्तों गॉक का मतलब होता है किसी पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट या फिर सिचुएशन को बहुत देर तक बिना शर्म या फिर प्रॉपर मैनर्स के, यूजुअली सरप्राइज, क्यूरियोसिटी या फिर शौक की वजह से कंटिन्यूअसली देखते रहना, घूरते रहना जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ जो है वो नॉर्मल देखना नहीं होता है, बल्कि इतना ओपनली और ऑकवर्डली देखना होता है कि सामने वाले को भी फील हो जाता है कि तुम उसे घूर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम जो है वो मार्केट में जा रहे होते हो और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो कोई बहुत ही अनयूजुअल मैजिक ट्रिक देखता है, तो वो सरप्राइज में जो है वो उस परफॉर्मर को कंटिन्यूअसली देखने लग सकता है। ठीक है, और अगर वो बिना नजर हटाए ऑकवर्ड तरीके से उसे देखता रहता है तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज गॉकिंग एट द परफॉर्मर। इस तरीके से यानी कि वो जो है वो उस परफॉर्मर को घूर रहा था या फिर देख रहा था, यानी कि मतलब कि एक टक नजर लगाकर देख रहा था, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर क्लासरूम में कोई स्टूडेंट बहुत ही अनयूजुअल हेयर स्टाइल के साथ आता है और जो बाकी बच्चे हैं या फिर जो बाकी स्टूडेंट है वो उसे कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, तो वो स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, गॉकिंग कर रहे हैं, यानी कि घूर रहे हैं, देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि किसी जो है वो अजीब सी चीज़ को सरप्राइज में घूरते रहना, किसी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस को मतलब कि कंटिन्यूअसली देखना, किसी स्ट्रेंज सिचुएशन को बिना नज़र हटाए देखते रहना, किसी पर्सन को इतना ज़्यादा मतलब कि स्टेयर करना, इतना ज़्यादा घूरना कि वो अनकंफर्टेबल फील करे। ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ना, ये गॉक के ही एग्जाम्पल्स है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि लुक में, स्टेयर में और गॉक में जो है वो डिफरेंस होता है। लुक का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ देखना, ये नॉर्मल भी हो सकता है, कैसे भी देख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि लुक का मतलब होता है कि आप किसी को घूर कर ही देख रहे हो। ठीक है, स्टेयर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को या फिर पर्सन को कंटिन्यूअसली देखना, उसे हम जो है वो स्टेयर करना कहते हैं। और गॉक का मतलब होता है यूजुअली सरप्राइज से, क्यूरियोसिटी से या फिर शौक की वजह से ऑकवर्डली या फिर ओपनली घूरते रहना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को क्यों घूरते हो, क्योंकि आप या तो उससे सरप्राइज हो चुके हो या फिर आपको उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी है या फिर आपको एक तरीके से कोई चीज़ शॉकिंग लगी है, इसलिए आप जो है वो किसी को घूर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि तुमने रोड क्रॉस करते हुए जो है वो एक डॉग को देखा, ये होता है लुक करना, यानी कि देखना, बस नॉर्मल देखना, इसमें आप जो है वो घूर नहीं रहे किसी को, बस देख रहे हो, नजर मार रहे हो एक तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर तुम डॉग को कुछ सेकेंड्स तक कंटिन्यूअसली देखते रहे तो ये होता है कि भाई यू स्टेयर्ड एट द डॉग, यानी कि तुमने जो है वो मतलब कि डॉग को जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूअसली कुछ देर तक देखा। लेकिन मान लीजिए कि डॉग ने जो है वो सडनली फनी ग्लासेस पहने हुए थे और तुम जो है वो सरप्राइज होकर उसे ऑकवर्डली कंटिन्यूअसली देखते रहते हो कि भाई ये डॉग जो है वो मतलब कि सन ग्लासेस कैसे पहन सकता है। तो ये होता है यू गॉक एट द डॉग, यानी कि लुक देने में, स्टेयर करने में या फिर जो हमारा गॉक है वो करने में डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ कर चलनी है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि स्टेयर है, गेप है या फिर पियर है। दोस्तों स्टेयर का मतलब होता है किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ को कंटिन्यूअसली और फिक्स नज़र से देखते रहना, उसे हम जो है वो स्टेयर करना कहते हैं। ठीक है, स्टेयर न्यूट्रल भी हो सकता है, जबकि गॉक में यूजुअली सरप्राइज, क्यूरियोसिटी या फिर ऑकवर्डनेस का सेंस ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे जो है वो एक्वेरियम में एक जायंट फिश को कुछ मिनट्स तक स्टेयर करते रहे, क्योंकि उन्हें जो है वो थोड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी फिश जो है वो पहली बार देखा है। तो आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को देखते हो। ठीक है, ये होता है स्टेयर करना। गेप का क्या मतलब होता है, गेप का मतलब होता है कि सरप्राइज में या फिर शौक में आंखें या फिर कभी कभी माउथ खोल कर देखते रहना, हैरानी से जिसे हम देखना कहते हैं ना, वो होता है गेप करना। गेप में बेसिकली शौक या फिर अमेजमेंट स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि जब आपको एक तरीके से शौक लगता है, यानी कि आप बहुत कोई शॉकिंग चीज़ देख रहे हो, सरप्राइज हो रहे हो, तो आपका जो है वो मुंह खुला का खुला रह जाता है, साथ ही साथ आप जो है वो नज़र नहीं हटा पाते उस चीज़ से। ये होता है गेप करना।
जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो कोई मैजिक ट्रिक देखने गए, यानी कि आप किसी मैजिशियन का शो देखने गए, वहाँ पर आप जब मैजिक ट्रिक देखकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हो, आपका मुंह जो है वो खुला रह जाता है, आप हक्के बक्के हो जाते हो कि हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। तो ये होता है गेप करना, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। पियर का क्या मतलब होता है? पियर का मतलब होता है ध्यान से या फिर डिफिकल्टी के साथ देखने की कोशिश करना, उसे हम जो है वो मतलब कि पियर कहते हैं। पियर का फोकस क्लियरली देखने की एफर्ट पर होता है कि कोई बंदा जो है वो मतलब कि साफ साफ देखने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि रिया ने जो है वो डार्क रूम में विंडो के बाहर पियर्ड टू सी हु वाज मतलब कि स्टैंडिंग हियर, यानी कि वो पियर कर रही थी, यानी कि देखने की कोशिश कर रही थी कि एक मतलब कि बहुत ही मुश्किल के साथ देखने की कोशिश कर रही थी कि बाहर जो है वो कौन खड़ा है। ये होता है किसी को जो है वो मतलब कि पियर करना। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि ग्लांस है, इग्नोर है या फिर लुक अवे है। ग्लांस का मतलब होता है बहुत ही क्विकली एक बार देखना, उसे हम जो है वो ग्लांस कहते हैं, यानी कि एक झलक देना, एक नज़र मारना किसी पर, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लांस हम उसे कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है वो क्लॉक पर एक क्विक ग्लांस किया, यानी कि मैंने सिर्फ एक नज़र मारी कि कितने बजे हुए हैं, ध्यान से नहीं देखा, बस एक नज़र मार ली और बस हो गया। ये होता है ग्लांस करना। इग्नोर का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी पर्सन या फिर किसी चीज़ को मतलब कि नज़रअंदाज करना, टेंशन ना देना उसे, तो उसे हम जो है वो इग्नोर करना कह सकते हैं। बहुत ही बेसिक वर्ड है। लुक अवे का क्या मतलब होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है। लुक अवे का मतलब होता है अपनी नज़र किसी पर्सन या फिर चीज़ से हटा लेना, ठीक है। जहाँ पर हम गॉक में इंटेंशनली जानबूझकर किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे, लुक अवे में जो है वो हम क्या कर रहे हैं? नज़र हटा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को जो है वो बहुत देर तक घूर रहे हो और आपको जब रियलाइज़ होता है कि आप तो मतलब कि घूर रहे हो और आप जो है वो मतलब कि सबकी नज़रों में आ चुके हो, आपको सब लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके से घूर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? जल्दी से लुक अवे कर देते हो, यानी कि नज़र हटा लेते हो। ये होता है लुक अवे करना। आई होप आपको अच्छे से एंटोनिम्स भी क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया गया है, द चिल्ड्रन गॉक एट द ह्यूज रोबोट इन द शॉपिंग मॉल। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि शॉपिंग मॉल में बच्चों ने एक बहुत ही बड़ा रोबोट देखा और सरप्राइज और क्यूरियोसिटी की वजह से उसे कंटिन्यूसली घूरते रहे या फिर घूरने लगे। तो यहाँ पर गॉक का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि बच्चे सिर्फ रोबोट को देख नहीं रहे थे, बल्कि मतलब कि सरप्राइज में ओपनली उसे स्टेयर कर रहे थे। इस तरीके से हमने जो है वो गॉक का मतलब समझा है। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्यूट। दोस्तों इम्प्यूट ये भी हमारे पास वर्ब है और इसका मतलब होता है दोष देना, किसी बात का कारण या फिर किसी बात की जो जिम्मेदारी है किसी और पर डालना, या फिर किसी के नाम पर जो है वो कोई दोष मढ़ देना, उसे हम जो है वो इम्प्यूट कहते हैं। यानी कि इम्प्यूट का मतलब होता है कि किसी एक्शन, मिस्टेक, क्वालिटी या फिर रिजल्ट को किसी पर्सन या फिर चीज़ के अकाउंट में ऑफिशियली या फिर लॉजिकली एट्रीब्यूट करना। यानी कि ये मानना कि ये जो काम है या फिर ये जो फॉल्ट है या फिर ये जो कोई क्वालिटी आई है किसी चीज़ में, ये उसकी वजह से आई है, मेरी वजह से नहीं आई, ठीक है। जब आप किसी और पर दोष डाल देते हो उसे हम इम्प्यूट करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे जो है वो अगर किचन में ग्लास टूट जाता है और सबको लगता है कि छोटे भाई ने जो है वो मतलब कि गलती से उसे गिरा दिया, तो कह सकते हैं कि भाई फैमिली ने जो है वो द ब्रोकन ग्लास टू इज केयरलेस इम्प्यूट किया है। यानी कि केयरलेसनेस मतलब कि उसकी एक तरीके से जो बेपरवाह होना है उसका उस पर इम्प्यूट कर दिया कि उसके बेपरवाह होने की वजह से ये जो ग्लास है वो टूट चुका है। ये होता है इम्प्यूट करना। यानी कि उन्होंने ग्लास टूटने का जो रीज़न है उसकी केयरलेसनेस को माना, इस तरीके से हम कहेंगे। वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और टीचर उसकी सक्सेस को रेगुलर प्रैक्टिस से इम्प्यूट करे कि भाई रेगुलर प्रैक्टिस की है इसलिए जो है वो मतलब कि इतना सक्सेसफुल हो पाया है, यानी कि सारा श्रेय किसे जाता है? रेगुलर प्रैक्टिस को जाता है। यानी कि उस पर जो है वो मतलब कि सारी चीज़ें डाल दी गई है। ये होता है इम्प्यूट करना, ठीक है। यानी कि किसी मिस्टेक का ब्लेम किसी पर डालना, किसी सक्सेस का रीज़न किसी हार्डवर्क को मानना, या फिर किसी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर्सन पर रखना, किसी बिहेवियर को किसी पर्टिकुलर रीज़न से एट्रीब्यूट करना। ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, ये इम्प्यूट करने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर करनी है कि इम्प्यूट का मतलब ब्लेम करना नहीं होता। ब्लेम का मतलब होता है किसी को इनडायरेक्टली गलती के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल कहना, यानी कि मतलब कि जिम्मेदार ठहराना। लेकिन इम्प्यूट का मतलब होता है किसी एक्शन, रिजल्ट, क्वालिटी या फिर फॉल्ट को किसी पर्सन, थिंग या फिर मतलब कि किसी भी मतलब कि पर्सन के या फिर किसी चीज़ के अकाउंट में एट्रीब्यूट करना। इसलिए इम्प्यूट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन में यूज़ हो सकता है। ऑल्दो नेगेटिव ब्लेम रिलेटेड यूसेज कॉमन है, यानी कि ये जो ब्लेम है ये नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है। चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि भाई टीचर ने जो है वो कहा कि रवि ने जो है वो प्रोजेक्ट खराब किया, ये डायरेक्ट ब्लेम है
कि उसने जो है वो मतलब कि टीचर ने क्या कर दिया कि रवि पर जो है वो आरोप लगा दिया, डायरेक्टली आरोप लगा दिया, ठीक है, ये होता है ब्लेम करना। लेकिन टीचर ने कहा कि प्रोजेक्ट की पुअर क्वालिटी को रवि की लैक ऑफ प्रैक्टिस से इम्प्यूट किया जा सकता है, यानी कि रवि की जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, यानी कि जिस तरीके से उसकी प्रैक्टिस में कमी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोजेक्ट खराब हुआ। अब जो सारा मतलब कि दोष है वो किस पर जाता है, रवि की लैक ऑफ प्रैक्टिस पर जाता है, इम्प्यूट कर दिया जाता है। ये होता है इम्प्यूट करना, और डिफरेंस होता है ब्लेम करने में और इम्प्यूट करने में, जो कि आपको मतलब कि ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी के साथ ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट है, एस्क्राइब है, या फिर क्रेडिट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एट्रीब्यूट। दोस्तों एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी रिजल्ट, क्वालिटी या फिर इवेंट को किसी पर्सन या फिर कॉज से जोड़ना, उसे हम जो है वो एट्रीब्यूट करना कहते हैं। एट्रीब्यूट जनरली न्यूट्रल होता है और पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों सिचुएशंस में ही यूज़ करना कॉमन है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि भाई टीचर ने स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट को उसकी रेगुलर प्रैक्टिस से एट्रीब्यूट किया, जोड़ दिया इस तरीके से, यानी कि उस कॉज से जोड़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये होता है एट्रीब्यूट करना। एस्क्राइब करने का क्या मतलब होता है कि किसी क्वालिटी, एक्शन या फिर रिजल्ट को किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर कॉज से कनेक्टेड मानना, उसे हम जो है वो एस्क्राइब करना कहते हैं। एस्क्राइब और ये जो इम्प्यूट है ना, इसका मीनिंग काफ़ी सिमिलर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि भाई पेरेंट्स ने जो है वो बच्चे की कॉन्फिडेंस को उसकी रेगुलर पार्टिसिपेशन के एस्क्राइब किया, ठीक है, पार्टिसिपेशन से एस्क्राइब किया, कि जिस तरीके से रेगुलर पार्टिसिपेशन करता था वो किसी भी कंपटीशन में, तो उसे एक तरीके से मतलब कि कॉन्फिडेंस गेन हो गया, इस तरीके से ये होता है एस्क्राइब करना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है किसी सक्सेस या फिर अचीवमेंट का रिकॉग्नाइजेशन किसी पर्सन को देना, उसे हम जो है वो क्रेडिट करना कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट यूजुअली पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी जो सक्सेस है उसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, कि भाई उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इस तरीके से ये होता है क्रेडिट देना, यानी कि श्रेय देना किसी को, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। एंटोनिम्स की हमारी बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि एक्सोनरेट है, डिस्क्लेम है, या फिर एब्सॉल्व है, ठीक है। एक्सोनरेट का क्या मतलब होता है कि किसी पर्सन को उसके ऊपर जो लगा हुआ ब्लेम है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, उससे जो है वो ऑफिशियली फ्री कर देना, दोष मुक्त करना, जिम्मेदारी से मुक्त करना, यही इसका मतलब कि मीनिंग होता है एक्सोनरेट का, ठीक है। डिस्क्लेम का क्या मतलब होता है कि किसी जिम्मेदारी, कनेक्शन या फिर क्लेम को जो है वो डिनाई करना, मना करना, ओके, उसे मानने से मना करना, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्लेम करना कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो विंडो तोड़ दी है किसी के घर की, और अब आप जो है वो मानने से इनकार कर रहे हो कि भाई ये विंडो जो है वो मैंने नहीं तोड़ी, तो आप क्या कर रहे हो, डिस्क्लेम कर रहे हो, ठीक है, यानी कि उस दावे को, उस कथन को मानने से मना कर रहे हो, ये होता है डिस्क्लेम करना। लास्ट हमारा आता है एब्सॉल्व। दोस्तों एब्सॉल्व का मतलब होता है कि किसी पर्सन को ब्लेम, गिल्ट या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर देना, उसे हम जो है वो मतलब कि एब्सॉल्व करना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आफ्टर हियरिंग द फुल स्टोरी मॉम एब्सॉल्व हिम ऑफ एनी ब्लेम, यानी कि पूरी कहानी सुनने के बाद मतलब कि मॉम ने क्या किया कि उसे जो है वो सारी तरीके की जो भी मतलब कि ब्लेम या फिर जो भी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, किसी भी तरीके के जो आरोप लगाए गए थे उससे सारी चीज़ों से फ्री कर दिया, ये होता है एब्सॉल्व करना। आई होप आपको अच्छे से सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, द टीचर इम्प्यूटेड द स्टूडेंट्स पुअर परफॉर्मेंस टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस। इस सेंटेंस का मतलब है कि टीचर ने स्टूडेंट के पुअर परफॉर्मेंस का रीज़न उसके प्रैक्टिस की कमी को माना। यहाँ पर इम्प्यूटेड का मतलब है कि स्टूडेंट को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया गया, बल्कि उसकी पुअर परफॉर्मेंस को लैक ऑफ प्रैक्टिस के रिजल्ट के रूप में जो है वो मतलब कि जोड़ा गया या फिर एट्रीब्यूट किया गया, ये होता है इम्प्यूट करना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मॉटली। दोस्तों मॉटली का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे पास एग्जेक्टिव के रूप में भी यूज़ हो सकता है और नाउन के सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं मॉटली के सेंस में, तो इसका मतलब होता है रंग बिरंगा, एक तरीके से तरह तरह के रंगों वाला, बेतरतीब, मिला जुला, ओके, यानी कि अलग अलग प्रकार का, ये होता है एग्जेक्टिव के सेंस में मॉटली का यूज़। लेकिन जब हम नाउन के सेंस में इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रंग बिरंगे या फिर अलग अलग लोगों, चीज़ों का मिला जुला समूह, उसे कहा जाता है मॉटली। यानी कि मॉटली का मतलब होता है ऐसी चीज़ या फिर ऐसा ग्रुप जो बहुत सारे डिफरेंट कलर्स, टाइप्स, स्टाइल्स या फिर काइंड्स का मिक्सचर हो और ओवरऑल अपीयरेंस थोड़ा सा मिसमैच या फिर रैंडम लगे, उसे हम क्या कहेंगे, मॉटली हम उसे कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो स्पेशली तब यूज़ होता है जब डिफरेंट लुकिंग पीपल या फिर जो थिंग्स है वो एक साथ मिक्सअप ग्रुप में हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई बहुत सारे जो कल्चर्स के लोग हैं, यानी कि सारे कल्चर के लोग हैं, कोई तमिल है, कोई राजस्थानी है, कोई मतलब कि हरियाणवी है, कोई पंजाबी है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई मतलब कि उड़ीसा से आता है,
अगर वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उनके ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, मॉटली कह सकते हैं। अगर स्कूल के एनुअल फंक्शन में मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स में आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वियर में आते हैं, कुछ कलरफुल फैंसी ड्रेसेस में आते हैं, तो उनके ग्रुप को एक मॉटली ग्रुप कहा जा सकता है, क्योंकि सबका अपीयरेंस जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। इस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर पाएंगे कि मॉटली जो है वो हमें समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मॉटली का जो मतलब है वो सिर्फ कलरफुल होना नहीं होता है। कलरफुल का मतलब होता है बहुत सारे कलर्स, यानी कि रंगों वाला। लेकिन मॉटली का मतलब होता है डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टाइप्स भी इसमें आते हैं, स्टाइल्स भी इसमें आते हैं और काइंड्स भी इसमें आते हैं, उनका मिक्स होना या फिर ऑफन मिसमैच कॉम्बिनेशन होना, ठीक है। मॉटली क्या है, थोड़ा ब्रॉडर वर्ड है, जबकि कलरफुल सिर्फ कलर से रिलेटेड ही बातों को बताता है। लेकिन मॉटली में हम जो है वो टाइप्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टाइल्स को भी, काइंड्स को भी, अलग अलग चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। डिफरेंस आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक ड्रेस है जो कि ब्राइट रेड और येलो कलर की है, तो ये तो जो है वो मतलब कि कलरफुल होना होता है। लेकिन एक ग्रुप में जो है वो किसी ने रेड कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है, किसी ने ब्लू कलर की जीन्स पहनी है, किसी ने येलो स्पोर्ट्स वेयर पहना है, किसी ने ग्रीन कॉस्ट्यूम पहना है, तो ये ग्रुप कैसा है, ये मॉटली लग सकता है। मॉटली में और कलरफुल होने में डिफरेंस है, जो कि आपको क्लियर करके चलना है। जैसे कि हमने पढ़ा, एडजेक्टिव और नाउन दोनों के सेंस में यूज हो सकता है। अब सिनोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मिसमैच है, वेरिड है या फिर डाइवर्स है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है मिसमैच। मिसमैच का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो दूसरों के साथ प्रॉपरली मैच ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, मिसमैच कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बर्थडे पार्टी में जो है वो बच्चों ने मिसमैच कलरफुल सॉक्स पहने थे और सबका लुक जो है वो फनी लग रहा था एक तरीके से। ये होता है मिसमैच होना, कि एक चीज़ दूसरे से मैच नहीं करती है, ठीक है। वेरिड का क्या मतलब होता है, डिफरेंट टाइप या फिर काइंड्स का होना, उसे हम जो है वो वेरिड कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई लाइब्रेरी में जो है वो आपको वेरिड कलेक्शन मिल जाएगा बुक्स का, हिस्ट्री की भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स की भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, इंग्लिश से रिलेटेड भी मिल जाएगी, मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। ये होता है किसी चीज़ का वेरिड होना, जहाँ पर बहुत सारी वेराइटी होती है। डाइवर्स का क्या मतलब होता है, डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, डिफरेंट बैकग्राउंड या फिर डिफरेंट क्वालिटीज़ या फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मिक्सचर होना, उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्स हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो है वो मतलब कि हमारे इंडिया का एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि आपको जो है वो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जाति में, कपड़ों में, खान पीन में, रहने के तरीके में, सारी चीज़ों में। ये होती है डाइवर्सिटी, किसी चीज़ का डाइवर्स होना, ठीक है। उस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि यूनिफॉर्म है, मैचिंग है या फिर कंसिस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम होना या फिर कंसिस्टेंट अपीयरेंस होना, टाइप या फिर पैटर्न वाला, ठीक है, यानी कि सेम टाइप वाला, सेम पैटर्न वाला। जैसे कि मान लीजिए कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो असेंबली में एक ही तरीके की यूनिफॉर्म में खड़े हैं, तो उनका यूनिफॉर्म कैसा है, उनको यूनिफॉर्म ही क्यों बोला गया है, क्योंकि वो सेम है सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि सबके कपड़े कैसे हैं, सेम है, इसलिए उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है। यूनिफॉर्म का अगर कपड़ों से हटकर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है जो सारी चीज़ें एक ही टाइप की होती है, एक ही पैटर्न की होती है, उसे भी यूनिफॉर्म कहा जा सकता है, यानी कि एक जैसा, ठीक है। मैचिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट या फिर मैच करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे कि मैचिंग कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में जो है वो डाइनिंग टेबल पर जो क्रॉकरीज का सेट है वो मैचिंग है, यानी कि स्पून्स, थालियाँ या फिर जो बोल है या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं क्रॉकरीज में, वो सारी एक दूसरे से मैच करती है। ये होता है मैचिंग होना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बोल जो है वो कुछ अलग कलर का है, प्लेट जो कुछ अलग कलर की है, जो स्पून्स है वो कुछ अलग कलर के हैं, ऐसा नहीं। मैचिंग मतलब होता है एक दूसरे से मैच करने वाला। कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेम पैटर्न, सेम स्टाइल या फिर सेम मतलब की क्वालिटी को मेंटेन करना, उसे हम जो है वो कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसके रूम की जो डेकोरेशन का जो स्टाइल था वो पूरे रूम में कंसिस्टेंट था, यानी कि एक ही जैसा था, सेम पैटर्न था, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट होना क्या होता है, ठीक है। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द मॉटली ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन गैदर्ड इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स फॉर द स्कूल प्ले। इस सेंटेंस का मतलब है कि स्कूल प्ले के लिए जो है वो बच्चों का एक मिक्स ग्रुप कलरफुल कॉस्ट्यूम्स में गैदर हुआ, यानी कि सबके कॉस्ट्यूम्स कैसे थे, अलग अलग कलर्स के थे, अलग अलग स्टाइल्स के थे, इसलिए ग्रुप का जो ओवरऑल अपीयरेंस था वो वेरीड था, समवॉट मिसमैच लग रहा था। तो यहाँ पर मॉटली का यूज इसी अलग अलग चीज़ों के इंटरेस्टिंग मिक्सचर को डिस्क्राइब करने के लिए, दिखाने के लिए हमने यूज किया है। बहुत ही सिंपल वर्ड था ये। इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉगमेटिक।
दोस्तों डॉगमेटिक का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि अपनी बात को यानी कि अपनी बात को ही सही मानने वाला, अपनी राय दूसरों पर थोपने वाला या फिर जो कट्टर विचारों वाला होता है ना, उसे हम डॉगमेटिक कह सकते हैं। यानी कि डॉगमेटिक का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन अपनी जो मतलब की धारणाएं हैं, अपनी जो ओपिनियंस है या फिर अपने जो आइडियाज़ है, उनको एब्सोल्युटली करेक्ट मानता है और दूसरों की जो डिफरेंट ओपिनियंस होती है या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स होती है उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जो है वो डॉगमेटिक कहेंगे। यानी कि ऐसा पर्सन डिस्कशन में सिर्फ अपनी बात को ही फाइनल ट्रुथ समझता है, चाहे सामने वाला कोई वैलिड रीजन या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही क्यों ना दे दे, फिर भी वो अपने ओपिनियन मतलब कि चेंज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन को हम जो है वो डॉगमेटिक कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक स्टूडेंट कहे कि मेरे हिसाब से ये जो आंसर है यही करेक्ट है और मुझे किसी की एक्सप्लेनेशन सुननी ही नहीं है, और टीचर की बेटर एक्सप्लेनेशन के बाद भी वो अपनी बात पर जो है वो मतलब कि अड़ा रहता है, उसे चेंज नहीं करता, तो उसका एटीट्यूड कैसा है? डॉगमेटिक है कि भाई वो टीचर की बात तक नहीं मान रहा है, बल्कि वो जो बात कह रहा है उसे ही वो सही मान रहा है। ठीक है, ये होता है डॉगमेटिक होना। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है जो कि हर मूवी के बारे में अपनी यानी कि ओपिनियन को फाइनल मान लेता है और कहता है कि मुझे जो मूवी बोरिंग लगती है वो सबको बोरिंग ही लगनी चाहिए, क्योंकि वो होती भी बोरिंग है, क्योंकि मुझे जो पसंद है वैसा ही सबको पसंद आना चाहिए, तो वो डॉगमेटिक एटीट्यूड दिखा रहा है कि भाई मुझे जो पसंद आ रहा है वो हो सकता है कि किसी और को ना पसंद आए, ओके, लेकिन जब आप थोपते हो अपनी चॉइसेस किसी और पर, तो उसे हम जो है वो डॉगमेटिक होना कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि डॉगमेटिक का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंट होना या फिर ओपिनियनेटेड होना नहीं होता है। यानी कि थोड़ा बहुत सेंस होता है इसमें कॉन्फिडेंट होने का या फिर ओपिनियनेटेड होने का, लेकिन पूरी तरीके से यही हम जो है वो मीनिंग कंसिडर नहीं कर सकते। चलिए आइए जो है वो डिफरेंस समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करती हूँ कॉन्फिडेंट की, तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि अपनी एबिलिटी या फिर अपने ओपिनियन पर बिलीफ होना, भरोसा होना। ठीक है, लेकिन ऐसा ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपसे जो है वो बेटर अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, उसके ओपिनियन को कंसिडर नहीं करोगे। नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो तो अपनी बात पर हो। ठीक है, ओपिनियनेटेड का क्या मतलब होता है कि अपने जो ओपिनियंस है यानी कि अपनी जो भी मतलब की राय है उनको स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना, उसे हम ओपिनियनेटेड कहते हैं। और डॉगमेटिक का मतलब होता है कि अपनी जो बिलीव्स है उनको एब्सोल्युटली करेक्ट मानना और डिफरेंट ओपिनियंस को कंसिडर करने से अनविलिंग होना। यानी कि डॉगमेटिक में क्या होता है कि जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, या फिर मैं बाकियों की बात मानने ही नहीं वाली हूँ, ऐसा सेंस होता है डॉगमेटिक में। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई लड़की है रिया नाम की, उसको लगता है कि ब्लू कलर सबसे ब्यूटीफुल है, ये उसका ओपिनियन है। रिया अपनी ओपिनियन कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करती है, तो शी इज ओपिनियनेटेड। लेकिन रिया कहती है कि ब्लू ही ऑब्जेक्टिवली सबसे ब्यूटीफुल कलर है और जो डिसएग्री करे वो रॉन्ग है, यानी कि मैं सही बाकी सब गलत, और किसी रीजनिंग मतलब कि किसी की भी रीजनिंग सुनने को वो तैयार ही नहीं है। तो ये होता है डॉगमेटिक एटीट्यूड। आपको समझ में आया कि किस तरीके से जो है वो कोई कॉन्फिडेंट होता है, ओपिनियनेटेड होता है, ओपिनियन देता है, या फिर बाद में डॉगमेटिक होता है, इस तरीके से। ओके, बहुत ही सिंपल था। अब ये हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ऑथोरिटेरियन है, रिजिड है, या फिर ओपिनियनेटेड है। दोस्तों ऑथोरिटेरियन का क्या मतलब होता है? जो अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके दूसरों से अपनी बात मनवाना चाहता है ना, उसे ऑथोरिटेरियन कहा जा सकता है। जैसे कि डॉगमेटिक का तो फोकस होता है बिलीव्स और ओपिनियंस को अनक्वेश्चनेबली करेक्ट मानने पर, लेकिन ऑथोरिटेरियन का जो फोकस है वो अथॉरिटी और कंट्रोल पर होता है। जैसे कि कोच जो है वो ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई कोच जो था वो काफ़ी अथॉरिटेरियन था और प्रैक्टिस के रूल्स पर किसी को डिस्कशन करने ही नहीं देता था। ये होता है अथॉरिटेरियन होना। ठीक है, यानी कि दूसरों से अपनी ही बातें मनवाते जाना। दूसरा आता है रिजिड। दोस्तों रिजिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठोर होना, अपने आइडियाज़, रूल्स या फिर बिहेवियर को चेंज करने के लिए अनविलिंग होना, अनिच्छुक होना, उसे हम क्या कहते हैं? रिजिड हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो ग्रैंडपा है वो अपने डेली रूटीन को लेकर इतने रिजिड है कि वो स्केड्यूल में छोटा सा भी चेंज करना पसंद नहीं करते, यानी कि जो चीज़ जिस टाइम पर होनी चाहिए वो उसी टाइम पर होती है उनके शेड्यूल के हिसाब से, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। 4 बजे उठना है तो उठना है, बस ये होता है रिजिड होना, कठोर होना किसी चीज़ को लेकर। ओपिनियनेटेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी ओपिनियंस को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने वाला, उसे हम कहते हैं ओपिनियनेटेड। जैसे कि मैं कहूँ कि माय कजिन इज़ वेरी ओपिनियनेटेड अबाउट विच स्पोर्ट टीम्स प्लेज बेस्ट, यानी कि मेरा जो मतलब कि कजिन है वो बहुत ही ओपिनियनेटेड है उस चीज़ को लेकर, यानी कि इस अपने ओपिनियन को जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है जब बात आती है कि भाई कौन सी टीम जो है वो सबसे अच्छा खेलती है तब। ओके, तो इस तरीके से मतलब कि हम समझेंगे कि ओपिनियनेटेड यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास एंटोनिम्स हमें दिए जाते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि ओपन माइंडेड है, फ्लेक्सिबल है, या फिर टॉलरेंट है।
सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, ओपन माइंडेड आता है। बहुत ही बेसिक वर्ड है कि भाई जो डिफरेंट आइडियाज़, ओपिनियंस या फिर जो पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करता है, कंसिडर करने के लिए रेडी रहता है, उसे हम जो है वो ओपन माइंडेड कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि नेहा इज़ वेरी ओपन माइंडेड एंड एंजॉयज लिसनिंग टू डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि वो क्या करती है कि सारे ओपिनियन सुनती है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वही सही है बाकी सब गलत, नहीं। तुम्हारे क्या आइडियाज़ है, तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, तुम कैसा मतलब कि कैसी राय देना चाहते हो, वो भी हम सुनेंगे। उसे हम कहेंगे ओपन माइंडेड होना, सारी चीज़ों को स्वीकार करने वाला, ठीक है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि सिचुएशन, आइडियाज़ या फिर प्लान के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए रेडी रहना, उसे हम जो है वो फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जिसे आप जैसे चाहे वैसे जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, ये होता है फ्लेक्सिबल होना, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई टीचर वॉज फ्लेक्सिबल एंड अलाउड स्टूडेंट टू चूज डिफरेंट वेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, यानी कि मतलब कि जो भी मतलब कि स्टूडेंट थे, जो भी बच्चे थे, उनको जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की उन्होंने अनुमति दे दी या फिर परमिशन दे दी या फिर मतलब कि चूज करने दिया। ये होता है फ्लेक्सिबल होना, कि सबको जो है वो अपने मन से कुछ करने देना, ठीक है। टॉलरेंट का मतलब होता है सहना, ओके। टॉलरेंट का मतलब होता है डिफरेंट ओपिनियंस या फिर जो हमारी हैबिट्स होती है, हमारे जो मतलब कि धारणाएं होती है, उनको एक्सेप्ट या फिर रिस्पेक्ट करना, इवन व्हेन यू डोंट एग्री विद देम, यानी कि उनको जो है वो एक्सेप्ट कर लेना, उनको सहन कर लेना, चाहे आप अंदर ही अंदर जो है वो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आरव इज टॉलरेंट ऑफ हिज फ्रेंड्स डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट म्यूजिक, यानी कि आरव जो है वो अपने जो मतलब कि दोस्त है उसका जो अलग अलग मतलब कि ओपिनियन है किसी भी म्यूजिक को लेकर, उसको जो है वो मतलब कि उससे टॉलरेंट है यानी कि उनकी बातों को सुन लेता है इस तरीके से, चाहे वो उनसे जो है वो मतलब कि इत्तेफाक ना रखता हो। हमारे जो सारे जो मतलब कि एंटोनिम्स है, जो हमारे सिनोनिम्स है, वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, माई ब्रदर इज सो डॉगमेटिक दैट ही रिफ्यूजेस टू कंसिडर एनी ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन, यानी कि बहुत ही सिंपल सेंटेंस है कि मेरा जो ब्रदर है वो अपनी ओपिनियन को ही करेक्ट मानता है और दूसरों की डिफरेंट ओपिनियंस को कंसिडर करने के लिए कभी भी रेडी नहीं होता, यानी कि उसके हिसाब से जो वो बोलता है वही सही है, बाकी सब गलत है। यानी कि यहाँ पर डॉगमेटिक का यूज उसके रिजिड और इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए किया जा रहा है, जहाँ पर वो अपनी थिंकिंग को चेंज या फिर रिकंसिडर नहीं करना चाहता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्ट्यूस। दोस्तों ऑब्ट्यूस का क्या मतलब होता है? ये हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है मंद बुद्धि, समझने में धीमा होना, बात को आसानी से ना समझने वाला या फिर जानबूझकर समझने से बचने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ऑब्ट्यूस होना कह सकते हैं। यानी कि ऑब्ट्यूस का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी बात, किसी आइडिया, किसी हिंट या फिर सिचुएशन को समझने में अनयूजुअली स्लो होता है, स्पेशली जब बात एक्चुअली क्लियर होती है तब, ओके। ये वर्ड जो है वो किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग या फिर जो मेंटल शार्पनेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादा यूज होता है। कभी कभी इसका यूज जो है वो ऐसे पर्सन के लिए भी किया जाता है जो जानबूझकर किसी ऑब्वियस पॉइंट को समझने या फिर एक्सेप्ट करने से बच रहा होता है, जानबूझकर, ठीक है। यानी कि इतनी कोई मतलब कि खास बात भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप उसे जो है वो मतलब कि समझना ही नहीं चाहते तो आप कैसे हो? ऑब्ट्यूस हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक टीचर है जो कि क्लियरली समझा चुकी है कि असाइनमेंट मंडे को सबमिट करना है, बोर्ड पर डेट भी लिख दी है, और फिर भी जो है वो कोई बच्चा जो है वो बार बार पूछता रहता है कि मैम सबमिट कब करना है, तो फ्रस्ट्रेशन में उसका बिहेवियर कैसा कहा जा सकता है? ऑब्ट्यूस कहा जा सकता है कि भाई तुम मंद बुद्धि हो क्या, इतने बार मैंने बता दिया, बोल दिया, बोर्ड पर लिख दिया, फिर भी तुम अभी तक पूछे ही जा रहे हो कि भाई डेट जो है वो मतलब कि कब सबमिट करनी है, सबमिट यानी कि हमारा जो असाइनमेंट है वो कब सबमिट करना है, इस तरीके से। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है जो बार बार जो है वो हिंट्स के बाद भी ये ना समझ पाए कि तुम उसके लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, इस तरीके से, तो वो सिचुएशन को ऑब्ट्यूस तरीके से हैंडल कर रहा होता है, इस तरीके से हम बोल पाएंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल एक्सप्लेनेशन को समझने में बहुत डिफिकल्टी होना, ऑब्वियस हिंट को बार बार मिस कर देना, क्लियर सिचुएशन को समझने में जो है वो मतलब कि बिना जरूरत के स्लो होना, किसी ऑब्वियस पॉइंट को समझने या फिर एक्सेप्ट करने से बचना, ये जो सारे एग्जाम्पल, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ऑब्ट्यूस होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ऑब्ट्यूस का मतलब ये नहीं है कि कोई सामने वाला जो पर्सन है वो स्टूपिड है या फिर कंफ्यूज है, तीनों में डिफरेंस होता है। स्टूपिड होने का मतलब होता है समझ या फिर जजमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, कमज़ोर होती है ना, उसे हम स्टूपिड कहेंगे, ठीक है। कंफ्यूज क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्लैरिटी ना होना, उसे हम कंफ्यूज कहेंगे। ऑब्ट्यूस क्या होता है? ऑब्ट्यूस का मतलब होता है किसी रिलेटिवली क्लियर आइडिया, हिंट या फिर पॉइंट को समझने में अनयूजुअली स्लो या फिर इनसेंसिटिव होना, डिफरेंस है तीनों में।
जैसे कि हम जो है वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो डिफिकल्ट मैथ्स क्वेश्चन दिया और स्टूडेंट को आंसर जो है वो समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज हो सकता है, इसे हम कहेंगे कंफ्यूज होना। लेकिन टीचर ने जो है वो सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, फिर भी स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियस लॉजिक को रिपीटेडली समझ ही नहीं पा रहा है, उसका बिहेवियर अब कहलाएगा ऑब्ट्यूस, यानी कि वो मूर्खतापूर्ण या फिर ऐसा कर रहा है जैसे कि वो समझना ही नहीं चाहता किसी चीज़ को। ये होता है किसी का ऑब्ट्यूस होना। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है। एग्जेक्टिव है हमारे पास ये, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि डल है, डेंस है या फिर अनपर्सेप्टिव है। डल का मतलब होता है मेंटली स्लो होना, क्विक टू अंडरस्टैंड ना होने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डल कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ ही सीम डल ड्यूरिंग द लेसन एंड स्ट्रगल विथ इवन सिंपल क्वेश्चंस, यानी कि वो जो है वो पूरे लेसन के दौरान जो है वो बहुत ही डल लग रहा था, या फिर मतलब कि समझने में जो है वो स्ट्रगल कर रहा था, सिंपल क्वेश्चंस भी उसे जो है वो आसानी से समझ नहीं आ रहे थे। ये होता है किसी का डल होना। डेंस का मतलब होता है कि इनफॉर्मल मीनिंग होता है इसका कि स्लो टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट सीम्स ऑब्वियस। डेंस का वैसे तो मतलब होता है घना होना किसी चीज़ का, जैसे कि हम घना जंगल बोलते हैं ना, डेंस फॉरेस्ट, उस तरीके से। लेकिन अगर इसका इस वर्ड के सेंस में अगर हम मीनिंग देखें तो वो होता है स्लो टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट सीम्स ऑब्वियस, यानी कि जो चीज़ आपको साफ साफ समझ आ सकती है, उस चीज़ में भी अगर आप जो है वो किसी चीज़ को बहुत ही स्लोली समझते हो तो उसे हम जो है वो डेंस कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई हैड टू एक्सप्लेन द जोक 3 times बिकॉज माई फ्रेंड वॉज बींग डेंस, यानी कि मुझे जो है वो जोक को भी जो है वो 3 बार समझाना पड़ा कि इसका मीनिंग क्या है और इस पर हंसी क्यों आनी चाहिए, तब जाकर मेरा दोस्त समझा है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो कैसा है, जो ऑब्वियस चीज़ों को भी नहीं समझ पाता, बहुत ही स्लो अंडरस्टैंडिंग है उसकी। बेसिकली जोक्स को जो है वो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जोक हमें जो है वो डायरेक्टली हिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो क्योंकि डेंस समझने की बात कर रहे हैं, तो डेंस का तो मतलब यही होता है जो बहुत ही मूर्ख है, जिसे सिंपल सिंपल बातें भी समझ नहीं आती है, ये होता है डेंस। ठीक है। अनपर्सेप्टिव क्या होता है? अनपर्सेप्टिव का मतलब होता है कि भाई सिचुएशंस, फीलिंग्स या फिर हिडन मीनिंग्स को नोटिस या फिर अंडरस्टैंड करने में वीक होना, उसे हम जो है वो अनपर्सेप्टिव कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई ही वॉज अनपर्सेप्टिव एंड डिडंट नोटिस दैट हिज फ्रेंड वॉज अपसेट, यानी कि वो जो है वो मतलब कि एक तरीके से उस सिचुएशन को समझ नहीं पाया कि उसका जो फ्रेंड है वो अपसेट क्यों है, या फिर उसका फ्रेंड जो है वो अपसेट था, उसे जो है वो बिल्कुल नोटिस ही नहीं हुई ये चीज़। ये होता है अनपर्सेप्टिव होना, कि आपको जो है वो खबर नहीं होती है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि अनपर्सेप्टिव का जो फोकस है वो ऑब्जर्वेशंस और जो सटल डिटेल्स होती है जो आसानी से दिख नहीं पाती हमें, आप जो है वो गौर लगा कर देखोगे तभी दिखेगी, तो इन सारी चीज़ों को नोटिस ना कर पाने पर होता है इसका सेंस। ठीक है, आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की ओर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि परसेप्टिव है, शार्प है या फिर एस्ट्यूट है। परसेप्टिव का मतलब होता है सिचुएशन, फीलिंग्स और हिडन डिटेल्स को क्विकली या फिर एक्यूरेटली समझने वाला, उसे कहते हैं परसेप्टिव। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि माई सिस्टर इज़ वेरी परसेप्टिव एंड इमीडिएटली नोटिसेस व्हेन समवन इज़ फीलिंग अनकंफर्टेबल, यानी कि मेरी जो सिस्टर है वो एक्यूरेटली यानी कि बहुत ही जल्दी समझ जाती है कि कोई जो है वो मतलब कि कब जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, फिर किसे क्या दिक्कत है, इस तरीके से। ये होता है परसेप्टिव होना, जो जल्दी से समझ जाता है किसी भी बात को। शार्प का मतलब होता है क्विकली समझने या फिर इंटेलिजेंट थिंकिंग करने वाला, उसे हम जो है वो शार्प होना कह सकते हैं। एस्ट्यूट का मतलब होता है कि भाई सिचुएशंस को एक्यूरेटली समझने और स्मार्ट जजमेंट लेने वाला, उसे हम जो है वो एस्ट्यूट कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं हम कि माई आंट इज़ वेरी एस्ट्यूट एंड क्विकली अंडरस्टूड वाई द शॉपकीपर चेंज हिज ऑफर, यानी कि मेरी जो मतलब की आंटी है वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एस्ट्यूट है, यानी कि स्मार्ट तरीके से जजमेंट लेने वाली है, और उसे तुरंत पता चल गया कि भाई शॉपकीपर ने जो है वो ऑफर चेंज क्यों किया, इस तरीके से। ये होता है एस्ट्यूट होना। आई होप आपको जो सारे वर्ड्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, ही वॉज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड वाई हिज फ्रेंड वॉज अपसेट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसका जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियरली अपसेट था, लेकिन वो सिचुएशन को समझ नहीं पाया या फिर उसके इमोशंस को नोटिस नहीं कर सका, क्योंकि वो तो ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है यानी कि वो आसानी से किसी चीज़ को समझ नहीं पाता। इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो ऑब्ट्यूज का यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनफीन। दोस्तों अनफीन ये एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो सच्चा है, वास्तविक है, जो बनावटी नहीं है, जो दिल से किया गया है, या फिर बिना दिखावे के अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम जो है वो अनफीन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अनफीन का मतलब होता है ऐसा इमोशन, ऐसा रिएक्शन या फिर बिहेवियर या फिर फीलिंग जो बिल्कुल जेन्युइन होती है, जो सच्ची होती है, सिंसियर होती है, जिसमें कोई एक्टिंग नहीं होती, जिसमें कोई फेक फीलिंग नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, अनफीन हम उसे कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब हम स्पेसिफिकली बताना चाहते
चाहते हैं कि किसी पर्सन की हैप्पीनेस या फिर सैडनेस या फिर जो एक्साइटमेंट है, ग्रैटिट्यूड है, अपॉलॉजी है या फिर जो अप्रिसिएशन है वो जेन्युइनली फील की गई है, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए प्रिटेंड नहीं की गई, दिखावा नहीं किया गया, तब आप जो है वो अनफिन का यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारी अचीवमेंट पर जेन्युइनली खुश होकर जो है वो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसकी स्माइल और एक्साइटमेंट जो है वो बिल्कुल नेचुरल थी, ऐसा नहीं था कि उसके मन में कोई खोट है या फिर वो तुम्हारे लिए जो है वो मतलब कि बुरा चाहता है, ये होता है मतलब कि अनफिन होना। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अपनी गलती के बाद जेन्युइनली सॉरी फील करता है, बिना बहाना बनाए सिंसियरली जो है वो अपॉलॉजी करता है, तो उसकी अपॉलॉजी कैसी थी? अनफिन हो सकती है। यानी कि दिल से खुशी एक्सप्रेस करना, जेन्युइनली किसी की सक्सेस पे खुश होना, रियल ग्रैटिट्यूड शो करना, बिना एक्टिंग के सिंसियरली सॉरी फील करना, किसी की अचीवमेंट पर जेन्युइन तारीफ करना, ये जो सारे एग्जाम्पल है, यानी कि जब कोई चीज़ सच्ची होती है, बहुत ही सच होती है, जेन्युइन होती है, तब हम जो है वो अनफिन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये क्लियर करके चलनी है कि अनफिन का जो मतलब है वो सिर्फ ऑनेस्ट होना नहीं होता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है झूठ ना बोलना, सच बोलना, सच बताना, ट्रुथ बताना बेसिकली। ठीक है, लेकिन अनफिन का मतलब होता है कि भाई ऐसा इमोशन जो मतलब ऐसा इमोशन या फिर ऐसा रिएक्शन जो प्रिटेंड या फिर फेक नहीं होता, जो आपके दिल से आता है, उसे हम जो है वो मतलब कि अनफिन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ्रेंड बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अनफिन है। हो सकता है कि उसके मन में कोई खोट हो, वो आपको ना चाहता हो, लेकिन अगर सब कर रहे हैं तो एक दिखावा करने के लिए उसने आपको कंग्रेचुलेशंस बोल दिया, ये अनफिन जो है वो मतलब कि नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड जो है वो तुम्हारी जेन्युइनली तारीफ करता है, सक्सेस से एक्साइटेड होता है, नेचुरली स्माइल करके तुम्हें जो है वो मतलब कि बधाई देता है, तो हिज हैप्पीनेस इज़ अनफिन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। अब दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, जैसे कि आपको पता है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि जेन्युइन है, सिंसियर है या फिर ऑथेंटिक है। जेन्युइन का मतलब होता है रियल होना, ऑथेंटिक होना, जो चीज़ें फेक नहीं है, सच्ची है, उसे हम जो है वो जेन्युइन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सच में खुश हो तो आपकी हैप्पीनेस कैसी है? जेन्युइन है। सिंसियर का मतलब होता है दिल से जेन्युइन और ऑनेस्ट होना, सच्चा होना, ईमानदार होना, तो उसे हम जो है वो सिंसियर कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसने अपनी मिस्टेक के लिए सिंसियर अपॉलॉजी दी, यानी कि दिल से अपॉलॉजी दी, सच्ची अपॉलॉजी दी, इस तरीके से माफ़ी मांगी। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सच्चा होना, असली होना, रियल होना, ओरिजिनल होना, उसे हम कहते हैं ऑथेंटिक। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हर रिएक्शन टू द सरप्राइज लुक्ड कम्प्लीटली ऑथेंटिक, यानी कि उसका जो मतलब कि रिएक्शन था सरप्राइज के बारे में वो मतलब कि प्योर था, रियल था, यानी कि उसमें जो है वो कोई बनावटीपन नहीं था। ये होता है किसी चीज़ का ऑथेंटिक होना। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एंटोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट वर्ड्स है कुछ, जैसे कि हमने अनफिन पढ़ा था तो यहाँ पर फिन हमें दिया गया है, इनसिंसियर हमें दिया गया है, या फिर प्रिटेंडेड हमें दिया गया है। फिन का मतलब होता है जो फेक है या फिर जिसका मतलब कि नाटक किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है, ऐसी कुछ चीज़ों को हम जो है वो फिन कह सकते हैं। किसी की स्माइल फिन हो सकती है। मैं अगर कहूँ कि हिज स्माइल लुक्ड फिन, यानी कि उसकी जो स्माइल थी वो कैसी थी? दिखावटी थी, अंदर कुछ और ही था उसके मन में, ये होता है फिन होना। दूसरा हमारा वर्ड आता है इनसिंसियर। दोस्तों इनसिंसियर का मतलब होता है जो सच्चा नहीं है, जो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, दिल से नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? इनसिंसियर हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि हर कॉम्प्लीमेंट साउंडेड इनसिंसियर, यानी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट था, यानी कि वो जो तारीफ भरे शब्द थे वो सही नहीं लग रहे थे, यानी कि वो दिल से नहीं निकल रहे थे, वो सच्चे नहीं थे। ये होता है इनसिंसियर होना। प्रिटेंडेड का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी फीलिंग या फिर बिहेवियर को फेक करना। ठीक है, जैसे कि आप जो है वो बहुत बार स्माइल करने का प्रिटेंड कर सकते हो, भले ही आप अंदर से दुखी हो, ये होता है प्रिटेंड करना, यानी कि है कुछ और लेकिन दिखाया कुछ और, ये होता है प्रिटेंड करना। ठीक है, इस तरीके से दिखावा करना। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी शोड अनफेन्ड हैप्पीनेस व्हेन हर फ्रेंड वॉन द कॉम्पिटिशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब उसकी फ्रेंड कॉम्पिटिशन जीती तो वो जेन्युइनली और दिल से खुश हुई। उसकी हैप्पीनेस सिर्फ नॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेशन या फिर एक्टिंग नहीं थी। यहाँ पर अनफेन का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी फीलिंग कंप्लीटली रियल थी और सिंसियर थी, उसमें कोई फेक एक्सप्रेशन या फिर दिखावा नहीं किया था उसने। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि अनफेन यानी होता क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विकैरियस। दोस्तों विकैरियस ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि दूसरों के अनुभव के माध्यम से महसूस किया जाना, या फिर किसी दूसरे के अनुभव से जो चीज़ हमें मिलती है उसे हम कहेंगे विकैरियस। यानी कि विकैरियस का मतलब होता है कि जब हम खुद कुछ एक्सपीरियंस जो है वो मतलब कि डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, हैप्पीनेस या फिर एक्साइटमेंट को देखकर वैसे इमोशंस हम फील करने लगते हैं, तो उसे हम जो है वो विकैरियस कह सकते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस जो है वो डायरेक्टली तुम्हारा नहीं होता, लेकिन दूसरे पर्सन के थ्रू जो है वो तुम उस एक्सपीरियंस की फीलिंग को जो है वो इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसे हम कह सकते हैं विकैरियस। जैसे कि मान लीजिए कि अगर तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और तुम जो है वो ऑडियंस में बैठकर उसकी परफॉर्मेंस देखते हो, तो जब वो विनर अनाउंस होता है तो तुम भी जो है वो बहुत ही एक्साइटेड और प्राउड फील करते हो। तुमने कंपटीशन जो है वो खुद तो नहीं जीती है, लेकिन तुम अपने फ्रेंड के अचीवमेंट के थ्रू जो है वो विकैरियस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फील कर रहे हो। इस तरीके से हो सकता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप जो है वो सड़क किनारे किसी भिखारी को देखते हो, उसका अगर आप दुख दर्द जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो कि किस तरीके से जो है वो मतलब कि किस हद तक की मतलब कि कठिनाइयाँ उन्हें सहन करनी पड़ती है, तो तुमने क्या किया है, विकैरियसली जो है वो उनका मतलब कि एक्सपीरियंस अपने अंदर लिया है, यानी कि एक तरीके से फील किया है। ये होता है विकैरियस होना। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि विकैरियस का मतलब सिर्फ इनडायरेक्ट होना नहीं होता। इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ डायरेक्टली नहीं होती। ठीक है, विकैरियस का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस के थ्रू इमोशन, इंजॉयमेंट या फिर एक्सपीरियंस फील करना। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि तुम जो है वो खुद अम्यूजमेंट पार्क नहीं गए, ये सिंपली नॉट एक्सपीरियंसिंग इट डायरेक्टली है। ठीक है, यानी कि तुमने डायरेक्टली भी एक्सपीरियंस नहीं किया और इनडायरेक्ट भी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड अम्यूजमेंट पार्क गया और तुम्हें जो है वो उसके वीडियोस देखकर जो है वो राइड्स की एक्साइटमेंट और जो फन है वो तुम उसके वीडियो से फील कर पा रहे हो। तो तुम ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ये कैसा एक्सपीरियंस है, ये विकैरियस एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आपको समझना है डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास ये एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट है, सेकेंड हैंड है या फिर एम्पैथेटिक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है इनडायरेक्ट। दोस्तों इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो चीज़ डायरेक्ट नहीं होती, किसी दूसरे रूट या फिर मीडियम के थ्रू होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट हम उसे कह सकते हैं। इनडायरेक्ट बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे कंपटीशन का रिजल्ट इनडायरेक्टली पता चला क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया था, ये होता है इनडायरेक्ट होना। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे के माध्यम से आपको कुछ पता चला है, डायरेक्टली आपको नहीं पता चला। सेकेंड हैंड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने के बजाय किसी और के थ्रू एक्सपीरियंस या फिर इन्फॉर्मेशन पाना, उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड हैंड हम उसे कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने उस ट्रिप के बारे में सेकंड हैंड एक्सपीरियंस अपने कजिन्स की स्टोरी से सुना। इस तरीके से एक्सपीरियंस मैंने खुद नहीं लिया, यानी कि वहाँ जाकर मैंने नहीं लिया कुछ एक्सपीरियंस, बल्कि मेरी जो कजिन्स है उन्होंने जो मुझे स्टोरी सुनाई, जो बातें बताई, उससे ही मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, सेकेंड हैंड था। इस तरीके से एम्पैथेटिक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को समझना और उनके इमोशंस को फील कर पाना, उसे हम कहते हैं एम्पैथेटिक। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अपनी फ्रेंड को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखकर मुझे भी उसकी एक्साइटमेंट एम्पैथेटिकली फील हुई, ये होता है एम्पैथेटिक होना, कि आप भी जो है वो उनके इमोशंस को फील कर पा रहे हो। हमारे जो तीनों वर्ड्स हैं यानी कि जो सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हमें दिए जाते हैं, जैसे कि डायरेक्ट है, पर्सनल है या फिर फर्स्ट हैंड है। डायरेक्ट का मतलब होता है बिना किसी इंटरमीडियरी की, मतलब कि किसी की, मतलब कि कोई बीच में आए, कुछ किसी मेडिएटरी के जो है वो डायरेक्टली बिना जो है वो मतलब कि उसके बिना होना या फिर उसके बिना एक्सपीरियंस करना, उसे हम जो है वो डायरेक्ट कहते हैं। जो चीज़ आप जो है वो मतलब कि वैसे ही खुद से एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो स्विमिंग सीखना चाहते हो या फिर आपको जो है वो स्विमिंग करना पसंद है, आप जो है वो उसे वीडियोस के थ्रू जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करते हो, बल्कि खुद जाकर वहाँ पर अगर आप स्विमिंग करते हो तो वो होता है डायरेक्ट। ओके, पर्सनल का मतलब होता है खुद से डायरेक्टली रिलेटेड या फिर पर्सनली एक्सपीरियंस्ड होना, तो उसे हम पर्सनल कह सकते हैं। जैसे कि कंपटीशन के बारे में वीडियोस देखने के बजाय पार्टिसिपेट करना क्या था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ऐसा मैं कहूँगी। फर्स्ट हैंड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को खुद डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना या फिर ऑब्जर्व करना, किसी के थ्रू नहीं करना बल्कि खुद ही करना, उसे हम कहते हैं फर्स्ट हैंड। बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे हमारे। जो सारे एंटोनिम्स और जो सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है,
आई फेल्ट विकैरियस एक्साइटमेंट व्हेन माई फ्रेंड वॉन दी डांस कॉम्पिटिशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि डांस कंपटीशन फ्रेंड ने जीता था, मैंने नहीं, लेकिन उसकी विक्ट्री देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फील हुई। यानी कि उसके थ्रू जो है वो मैंने हैप्पीनेस को फील किया। यहाँ पर विकैरियस का मतलब है कि मैंने खुद अचीवमेंट एक्सपीरियंस नहीं की, बल्कि अपने फ्रेंड के एक्सपीरियंस के थ्रू इनडायरेक्टली मुझे भी वो एक्साइटमेंट फील हो गई। इस तरीके से हमने समझा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि विकैरियस यानी क्या होता है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पॉन्डरस। दोस्तों पॉन्डरस ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है भारी भरकम होना, बोझिल होना, बहुत ही धीमा होना या फिर बहुत ही भारी सा लगने वाला। उसे हम क्या कहेंगे? पॉन्डरस हम उसे कह सकते हैं। यानी कि पॉन्डरस का मतलब होता है किसी चीज़ का फिजिकली बहुत ही हैवी होना, या फिर उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो राइटिंग है, स्पीच या फिर जो स्टाइल है, उसका इतना स्लो या फिर भारी होना कि वो डल या फिर बोरिंग आपको फील हो जाए। ठीक है, यानी कि दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये दो मेन सिचुएशन में यूज़ होता है। पहला, जब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट बहुत ही भारी होता है, डिफिकल्ट टू मूव होता है, यानी कि जिसे आप हिला नहीं सकते, जिसे आप कैरी नहीं कर सकते, ऐसे किसी चीज़ को भी हम पॉन्डरस कह सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ तब होता है जब किसी पर्सन का जो स्पीच है या फिर जो राइटिंग है या फिर एक्सप्लेनेशन है या फिर जो बिहेवियर है, उसमें अननेसेसरी हैवीनेस होती है और स्लोनेस होती है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है? बोरिंग बन जाता है या फिर डिफिकल्ट लगने लगता है समझने के लिए। उसे हम जो है वो पॉन्डरस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई एक जो है वो पुराना लकड़ी का कबर्ड है जो कि इतना ज़्यादा हैवी है कि उसे रूम में जो है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो है वो पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, मूव करना, उसे हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये होता है किसी चीज़ का पॉन्डरस होना। ठीक है, यानी कि भारी भरकम के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि एक सिंपल से टॉपिक को एक्सप्लेन करने में अननेसेसरीली बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस यूज़ करता है, एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही बोरिंग बना देता है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे भी पॉन्डरस कहा जा सकता है। जो आपको भारी सा लगता है, नीरस लगता है, बोरिंग लगता है, उस सेंस में भी जो है वो पॉन्डरस का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि पॉन्डरस हम कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों हमारे पास ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हैवी है, कम्बरसम है या फिर टीडियस है। हैवी का मतलब होता है भारी, वेट में भारी होना, कभी कभी सीरियस होना या फिर इंटेंस होना, उसे भी हम जो है वो हैवी कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये जो बॉक्स है वो इतना ज़्यादा हैवी है कि मुझे उसे उठाने के लिए जो है वो हेल्प लेनी पड़ी, ये होता है किसी चीज़ का हैवी होना। कम्बरसम का क्या मतलब होता है? कम्बरसन का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही बल्कि होना, ऑकवर्ड होना, डिफ़िकल्ट टू हैंडल होना, उसे हम जो है वो कम्बरसम कह सकते हैं। यानी कि कम्बरसम इस वर्ड का जो फोकस है ना, वो हैंडल या फिर मैनेज करने में जो आपको डिफ़िकल्टी होती है उस पर ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई ये जो ओल्ड फैशन कैमरा है वो इतना ज़्यादा कम्बरसम था कि ट्रैवल के टाइम पर कैरी करना अनोइंग लग रहा था। कम्बरसम था यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टू कैरी था या फिर ऑकवर्ड सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पुराने ज़माने का था। इस तरीके से यूज़ होता है कम्बरसम का। ठीक है, टीडियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ इतनी बोरिंग होना, इतनी रिपीटेटिव होना कि वो जो मतलब कि बहुत ही डल लगने लगती है, बहुत ही आपको एक तरीके से उबा देती है, तो उसे हम जो है वो टीडियस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मतलब कि टीडियस होना। जैसे कि सेम फॉर्म को जो है वो बार बार फिल करना बहुत ही टीडियस टास्क था, बहुत ही बोरिंग लग रहा था या फिर मतलब कि बहुत ही रिपीटेटिव काम था। इस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि लाइट है, लाइट वेट है या फिर लाइवली है। लाइट का मतलब होता है जो वजन में हल्का होता है, जैसे कि हमने जो है वो हैवी पढ़ा था, तो उसके अपोजिट क्या आएगा? लाइट आएगा, यानी कि मतलब कि बहुत ही हल्का होना। लाइट वेट का भी यही मतलब होता है, जो कंपैरेटिवली कम वेट वाला होता है, जिसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइट वेट हम उसे कहेंगे। लाइवली का क्या होता है? जिस चीज़ में हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ बोरिंग हो सकती है, आपको बोर कर सकती है, डल लग सकती है, तो उसके अपोजिट होता है लाइवली होना, एनर्जेटिक होना, एक्टिव होना, इंटरेस्टिंग होना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लाइवली कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टीचर ने जो है वो मतलब कि एक लाइवली स्टोरी सुनाई, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, ऐसी स्टोरी सुनाई जो बहुत ही एनर्जेटिक थी, इस तरीके से, यानी कि बहुत ही मज़ा आया स्टोरी सुन के। ये होता है किसी चीज़ का लाइवली होना। आई होप आपको अच्छे से जो है वो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द प्रोफेसर्स पॉन्डरस एक्सप्लेनेशन मेड अ सिंपल टॉपिक डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्रोफेसर ने एक सिंपल टॉपिक को इतना ज़्यादा हैवी, कॉम्प्लिकेटेड या फिर स्लो तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो बच्चे हैं उनके लिए उसे समझना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। यानी कि चाहे तो वो बहुत ही सिंपल मैनर में उस टॉपिक को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बहुत ही उसे जो है वो मतलब कि कैसा बना दिया? बोरिंग बना दिया। इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर पॉन्डरस इस वर्ड का यूज़ किया है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिडंडेंट।
दोस्तों रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, जो चीज़ मतलब कि अनावश्यक है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे लिए बेकार है, अतिरिक्त है यानी कि एक्स्ट्रा है, या फिर दोहराव वाली है यानी कि डबल डबल आपके पास आ चुकी है, या फिर जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिडंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि रिडंडेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, फंक्शन या फिर पर्पस को अननेसेसरीली रिपीट करती है, या फिर जिसके बिना भी प्रॉपरली काम हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडंडेंट हम उसे कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो अक्सर सेंटेंसेस के लिए, वर्ड्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए या फिर सिस्टम के लिए यूज़ हो सकता है। जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है, उसकी प्रेजेंस से कोई रियल आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए हम जो है वो मतलब कि रिडंडेंट कह सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि तुम किसी मैसेज में लिखते हो कि प्लीज़ रिटर्न बैक द बुक बैक टू मी, तो यहाँ पर बैक का रिपीटेड यूज़ अननेसेसरी है। प्लीज़ रिटर्न बैक द बुक ऐसा भी बोल सकते हो। बैक टू मी क्या होता है, यानी कि मतलब कि डबल डबल वर्ड यूज़ हो गया, तो एक बैक जो है वो ऑलरेडी इनफ है, इसलिए एक्स्ट्रा बैक रिडंडेंट हो जाएगा। ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस भी जो है वो इसका एक तरीके से सिनोनिम आप समझ पाओगे। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए कि तुम्हारे स्कूल बैग में सेम टाइप्स के 3 एक्स्ट्रा पेन पड़े हैं, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी मतलब कि इनफ पेन्स है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें उनमें हम जो है वो उन्हें एक्स्ट्रा पेन से जो है वो प्रैक्टिकली रिडंडेंट कह सकते हैं। ये होता है किसी चीज़ का रिडंडेंट होना। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन रिडंडेंट का मतलब यूजलेस होना नहीं होता है। यूजलेस तो वो होता है जिसका कोई यूज़ ही नहीं हो सकता। रिडंडेंट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उसमें जो है वो सेम पर्पस ऑलरेडी किसी और चीज़ में फुलफिल हो रहा है। ये होता है रिडंडेंट में या फिर यूजलेस में जो है वो मतलब कि डिफरेंस। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास जो है वो एक टूटा हुआ पेन है जिससे मैं लिख नहीं सकती, ये तो मेरे लिए यूजलेस हो गया कि मैं उसे यूज़ नहीं कर सकती, कोई काम का नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास एक वर्किंग पेन ऑलरेडी है और तुम्हारे बैग में जो है वो सेम टाइप के 5 एक्स्ट्रा पेन पड़े हैं, तो एक्स्ट्रा पेन्स कैसे हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा एक पेन से भी काम चल सकता है। डिफरेंस होता है किसी चीज़ के यूजलेस होने में और रिडंडेंट होने में। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हमारे पास ये एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, सुपरफ्लुअस। ओके, एक्सेस हमारा तीसरा वर्ड आता है। अननेसेसरी का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे अननेसेसरी। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, जिसे हटा देने पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा चीज़ में, उसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस। ओके, एक्सेस का मतलब होता है नॉर्मल या फिर रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होना, वो होता है एक्सेस होना। ओके, बहुत ज़्यादा होना, इस तरीके से। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि नेसेसरी है, एसेंशियल है या फिर यूज़फुल है। नेसेसरी का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत होती है और जिसके बिना जो है वो काम प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे, नेसेसरी कहेंगे। जैसे कि एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, उसके बिना काम नहीं चला सकते। ठीक है, वो तो रिडंडेंट चीज़ नहीं है। एसेंशियल का मतलब होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली नीडेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेंशियल कहेंगे। जैसे कि मैं कह सकती हूँ वाटर इज़ एसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी, इस तरीके से। यूज़फुल का मतलब होता है जो किसी पर्पस के लिए हेल्पफुल है या फिर बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, तो उसे हम जो है वो यूज़फुल कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दिस स्मॉल नोटबुक इज़ वेरी यूज़फुल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ माई डेली टास्क, इस तरीके से, यानी कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मेरे काम आती है, ये होता है यूज़फुल का मतलब। आई होप आपको सारे जो वर्ड्स है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, यानी कि एग्जाम्पल है, द लास्ट पैराग्राफ वॉज रेडेंडेंट बिकॉज इट रिपीटेड द सेम इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो आखिरी वाला पैराग्राफ था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो एक्स्ट्रा था, क्योंकि वो वही बात दोहराता जो कि अभी तक हमने पढ़ी है। ठीक है, यानी कि सेम इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही थी। तो इस तरीके से हमें समझना है कि रेडेंडेंट यानी होता क्या है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो है वो लगभग सारे वर्ड्स खत्म हो चुके हैं, एक हमारा आखिरी वर्ड बचता है, तो चलिए आइए उसे भी हम जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा आखिरी यानी कि लास्ट वर्ड कौन सा होता है। अब दोस्तों इसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है इन्वेक्टिव। दोस्तों इन्वेक्टिव का क्या मतलब होता है, यह हमारे पास नाउन है, इसका मतलब होता है कटु आलोचना, अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करना, गाली गलौज भरी निंदा करना या फिर तीखे शब्द अपशब्द जो है वो यूज़ करना, उसके लिए हम जो है वो इन्वेक्टिव का यूज़ करते हैं। यानी कि इन्वेक्टिव का मतलब होता है किसी पर्सन, किसी आइडिया या फिर सिचुएशन के अगेंस्ट बहुत ही हार्श, बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही एंग्री लैंग्वेज का यूज़ करना। यानी कि जब कोई सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करता बल्कि गुस्से में इंसल्ट
इंसल्टिंग वर्ड्स और जो स्ट्रॉन्ग एब्यूजिव लैंग्वेज होती है, गाली गलौज होती है, वो भी करता है किसी पर, मतलब कि अटैक करता है इन सारी चीज़ों से, तो उसे हम जो है वो इन्वेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर दो फ्रेंड जो है वो किसी गेम को लेकर डिसएग्री कर रहे हैं और एक फ्रेंड जो है वो कामली बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही नहीं लगती, तो ये नॉर्मल क्रिटिसिज्म हो सकती है। लेकिन अगर वो दोनों गुस्से में जो है वो मतलब कि एक दूसरे को इंसल्ट करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, हार्श वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाएगा? इन्वेक्टिव कहा जाएगा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन सोशल मीडिया पर किसी मूवी की क्रिटिसिज्म करते वक्त सिर्फ मूवी की प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के बजाय डायरेक्टर और एक्टर्स के अगेंस्ट इंसल्टिंग लैंग्वेज भी यूज़ करता है, तो ये होता है इन्वेक्टिव होना। ठीक है, यानी कि वो इन्वेक्टिव यूज़ कर रहा है, इस तरीके से हम कहेंगे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि जब कोई हार्श लैंग्वेज, इंसल्टिंग लैंग्वेज, डेरोगेटरी लैंग्वेज या फिर बहुत ही खराब लैंग्वेज का यूज़ करता है, तब आप समझो कि ये जो है वो इन्वेक्टिव है, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इन्वेक्टिव का मतलब सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी पर्सन का जो मतलब कि आइडिया है, वर्क है, उसकी जो प्रॉब्लम वीकनेसेस है, यानी कि जो सच में कोई गलती है उसको पॉइंट आउट करना। इंसल्ट का मतलब होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, इन्वेक्टिव का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग गुस्से के साथ हार्श, इंसल्टिंग या फिर मतलब कि अटैकिंग लैंग्वेज का यूज़ करना। तीनों में बहुत फ़र्क है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग का कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया, ये क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी पेंटिंग तो बिल्कुल ही बेकार है, ये इंसल्ट है, ये हार्श क्रिटिसिज्म है। अगर कोई गुस्से में जो है वो बहुत सारे इंसल्टिंग वर्ड्स के थ्रू आर्टिस्ट और उसकी पेंटिंग को अग्रेसिवली अटैक करता है, तो उसकी लैंग्वेज कैसी हो जाएगी? इन्वेक्टिव हो जाएगी। डिफरेंस होता है इन तीनों में, तो आपको समझना है अच्छे से। नाउन है ये हमारे पास। सिनोनिम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि अब्यूज़ है, विट्रियोल है या फिर डाइट्राइब है सॉरी। अब्यूज़ का क्या मतलब होता है? गाली गलौज करना, बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग, ऑफेंसिव या फिर हार्श लैंग्वेज का यूज़ करना, तो उसे हम जो है वो अब्यूज़ करना कहते हैं। विट्रियोल का मतलब होता है कि बहुत ही कड़वे स्वर में बात करना, हार्श क्रिटिसिज्म करना, एक्सट्रीमली बिटर, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विट्रियोल कहेंगे। डायट्राइब का क्या मतलब होता है? किसी पर्सन या फिर टॉपिक के खिलाफ लॉन्ग या फिर एंग्री वर्बल रिटर्न अटैक करना। यानी कि डायट्राइब या तो जो है वो मतलब कि लिखित रूप में हो सकता है या फिर बोलने के स्वरूप में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर किसी की बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी टॉपिक के अगेंस्ट लॉन्ग और एंग्री वर्बल अटैक किया जाता है या फिर रिटर्न अटैक किया जाता है। इस तरीके से हमारे जो सारे वर्ड्स है वो हमने यहाँ पर मतलब कि सिनोनिम्स वाले डिस्कस कर लिए। एंटोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स है, बहुत ही बेसिक है। प्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है या फिर अप्रिसिएशन है। प्रेज का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ की तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पॉजिटिव तारीफ करना। ठीक है, अप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी एफर्ट, किसी पर्सन, क्वालिटी की वैल्यू या फिर गुडनेस को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। ठीक है, उस तरीके से तो उसे हम जो है वो अप्रिसिएशन कह सकते हैं। हमारे सारे वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द एंग्री कस्टमर लॉन्च इनटू अ स्ट्रीम ऑफ इन्वेक्टिव अगेंस्ट द शॉपकीपर। इस सेंटेंस का मतलब है कि एंग्री कस्टमर ने शॉपकीपर के जो खिलाफ है वो बहुत ही हार्श, इंसल्टिंग और एंग्री लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू कर दी। यहाँ पर इन्वेक्टिव नॉर्मल कंप्लेंट या फिर क्रिटिसिज्म नहीं है। इसका मीनिंग है कि गुस्से में किसी को वर्बली अटैक करने के लिए इंसल्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करना। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका है कि इन्वेक्टिव यानी क्या होता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये जो सेशन है वो अच्छे से समझ आया है, साथ ही साथ आपके लिए हेल्पफुल भी रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जहाँ पर आप क्लिक करके सभी पहले वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।